जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर होंगे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो हम लोग जो आपका पीएमएसएसबी योजना का जो 2023 में एंट्रेंस होगा एग्जाम होगा उसके सेट 4 पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का वीडियो ले लिया था, ठीक ना। तो बेसिकली अगर आपके पास ये सेट है, ये सेट का जो PDF है अगर आपके पास है तो आप लोग सबसे नीचे आइएगा। और नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने का कई सारा माध्यम का एक अलग से कॉलम बनाया हुआ है। यहाँ से डायरेक्टली आप लोग घुस सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में घुस जाओगे। यहाँ क्लिक करोगे तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में घुस जाओगे और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको ये PDF मिलेगा, यानी डाउनलोड कर सकते हो। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कैसे डाउनलोड करना है तो उसका एक अलग से लिंक, अलग से वीडियो बना चुके हैं पंकज सर, उसका लिंक हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में घुस जाइएगा। यहाँ क्लिक कीजिएगा तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में घुस जाइएगा। और अगर उससे नीचे अगर क्लिक कीजिएगा तो हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट में चले जाओगे आप लोग। और अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आओगे तो देखोगे यहाँ अगर क्लिक करोगे तो हमारे सेट 1 का जो वीडियो है यूट्यूब में वहाँ पे घुस जाओगे। यहाँ क्लिक करोगे तो सेट 2 के पे और यहाँ क्लिक करोगे तो सेट 3 पर। और अभी ये सेट 4 शूट हो रहा है, ठीक ना। तो बेसिकली प्रत्येक सेट में मैं आपको 15 प्रश्न कराने वाला हूँ, ठीक ना। और 15 प्रश्न में से जो सबसे पहला 5 प्रश्न होगा वो आपका गणित का होगा, उसके बाद का जो 5 प्रश्न होगा विज्ञान का, उसके बाद का जो 5 प्रश्न होगा वो आपका SST का होगा, ठीक ना। और मैं टोटल 15 सेट कराऊंगा, जिसमें से मैं ये वीडियो को मिलाकर चार सेट करा चुका हूँगा जब आपको मिलेगा वीडियो। उसके बाद बचेगा और 11 सेट, तो उसको भी धीरे धीरे करा दिया जाएगा आपका एग्जाम से पहले, ठीक ना। और सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग पीएमएसएसबी योजना की तैयारी करो, चाहे एनएमएमएस का तो बहुत सारे प्रश्न इसमें डाला हुआ है, या आकांक्षा का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की बात करो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। यहाँ तक कि स्कूली एग्जाम का भी जो क्वेश्चन सेटअप होता है ना, उस टाइप का प्रश्न आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो यानी कि अब 9th का, 10th का, 11th का भी एग्जाम है, या 11th बोल रहा है, यानी कि 8, 9, 10 का भी एग्जाम के स्टूडेंट्स हो ना, एग्जाम दे रहे हो आप लोग, तो उसका जो प्रश्न होता है उसका भी प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज थोड़ा फटाफट बात करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा, जैसा कि मैंने आपको बोला था अगले वाले वीडियो में कि हमारे यहाँ थोड़ा वायरल फीवर चल रहा है, इसलिए तबीयत थोड़ा ख़राब है। तो बेसिकली मैं आज थोड़ा सा बोलने में उतना सक्षम नहीं हूँ, ठीक ना। थोड़ा जबान मेरा लड़खड़ा भी रहा है आज, ठीक ना, बेसिकली बुखार के कारण। तो आप लोग थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा। तो जल्दी आज फटाफट करने की ट्राई कर रहा हूँ मैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इसको, देखिए व्हाट इज़ द इज एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का माप कितना होता है। याद रख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि एक ट्रायंगल है आपके पास और उसका तीनों कोण, अगर तीनों साइड्स, यानी कि तीनों आपके पास एंगल्स, तीनों भुजाएं अगर समान है तो वो किस प्रकार का आपके पास ट्रायंगल होगा, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक ना। ये क्या होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है। तो भाई जाहिर सी बात है, आपको पता है कि किसी भी एक त्रिभुज में उसके अंदर में जितने भी कोण होते हैं उन तीनों कोणों को मिला दिया जाए तो उनका योग होता है 180 डिग्री, उनका एडिशन कितना होता है 180 के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि इन तीनों कोणों का अगर मान देखा है तो समान होगा, इन तीनों कोणों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इन तीनों का योग आपको पता है कि 180 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है एक कोण कितने के बराबर होगा, ये 180 को 3 से डिवाइड दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। तो ये 60 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। बेसिकली इसको आप लोग रट के याद रख लीजिए कि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक अंदर का जो एक कोण होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। देखिए सेकंड प्रश्न, देखिए मस्त प्रश्न है, ठीक ना, डिवाइडेड रूल से है, ठीक ना। if the sum of digits of a number is equal to 3, 6 और 9 then it is divisible by, ठीक ना। तो बेसिकली आपको प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3, 6 या 9 हो तो वह संख्या निम्न में किससे विभाजित होगी। तो बेसिकली ये विभाजकता का नियम से प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ कि 2 से विभाजकता का नियम में क्या होता है कि अगर आपके पास नथिंग, मान लीजिए कोई भी एक संख्या है, संख्या का जो सबसे लास्ट वाला इकाई वाला जो अंक होता है, सबसे लास्ट वाला जो अंक होता है, उस अंक को देखिएगा, अगर वो आपके पास इवन हुआ, अगर सम हुआ तो वो 2 से कट जाएगा। ये आपका रूल होता था 2 से कटने का। उसी तरह से 3 से कटने का रूल क्या होता है कि जो भी आपके पास एक नंबर दिया हो उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी अंक हैं, प्रत्येक को ऐड कीजिए, जोड़िए और देखिए जोड़ने के बाद क्या
जो आपको जोड़ मिला, जो आपके पास योग मिला, वो योग क्या 3 के पहाड़ा से कटता है? अगर कटता है तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो प्रश्न में क्या कहा है कि संख्या को जोड़ने के बाद 3, 6 और 9 आ रहा है जो कि 3 से कटता है, यानी कि ये संख्या 3 से डिवाइडेबल होगा। तो ये यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। उस तरह से आप लोग 4 का डिवाइजेबल रूल, 5 का डिवाइजेबल रूल, 6 का, इस तरह करके आप लोग याद कर लीजिएगा सारा, ठीक ना। तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी कि देख सकते हो डिविजिबल रूल से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक ना। देखिए, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग क्या होता है, देख सकते हो इस टाइप का एक वर्ग होता है। बेसिकली ये सही तो बना नहीं, देखिए मेरे पास वर्ग का एक यहाँ पे आइकॉन है, मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए आपका मान लीजिए कि एक वर्ग है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली इस वर्ग का क्या काम है कि वर्ग के अंदर के जितने भी चार कोण होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, प्रत्येक एंगल होता है 190 डिग्री का, 100 नहीं, 190 डिग्री का होता है, ठीक ना। और चारों कोणों का योग, चारों कोणों का एडिशन अगर बात करो तो वो 360 डिग्री के बराबर होता है। याद रखिएगा 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो प्रत्येक साइड होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होता है। अगर ये अगर 6 सेंटीमीटर तो ये प्रत्येक तीनों का तीनों, चारों का चारों क्या हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बेसिकली पूछा है पेरीमीटर, परिमाप पूछा, यानी कि ये जो चारों ओर की बाउंड्री है इसकी लंबाई पूछी है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर, ये 6, ये 6, ये 6, तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 सेंटीमीटर, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर का, ठीक ना। और बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है आपके पास, 4a होता है, याद रख लीजिएगा। इसका वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है। और अगर वर्ग के परिमाप का क्षेत्र, परिमाप का नहीं, मैंने अगर मैं पूछूं कि वर्ग का क्षेत्रफल, या फिर अगर मैं पूछूं स्क्वायर का एरिया क्या होता है, आप लोग बताइए तो उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। साथ ही साथ जो जितने भी आपके पास आकृतियाँ होती है, डायग्राम्स होती है, जैसे कि आपके पास सिलेंडर होता है, वेलन होता है, आयत होता है, इक्विलेटरल, सब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उन सभी का क्या कीजिएगा आप लोग, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट नहीं कीजिएगा तो कम से कम याद जरूर कर लीजिएगा। उनका एरिया, उनका वॉल्यूम, सब कुछ याद कर लीजिएगा। आयतन, क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, जो भी चीज़ होता है सब कुछ, ठीक ना। व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 2.25, यानी कि 2.25 का प्रतिशत रूप क्या होगा? तो बेसिकली इस टाइप के प्रश्नों में प्रतिशत रूप बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.25। तो सबसे पहले आप लोग को पॉइंट को उड़ाओ, तो पॉइंट को जैसे उड़ाओ, देख सकते 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 100 से भागा देना पड़ेगा। तो ये आपका पॉइंट उड़ चुका है, तो आपके पास क्या आ गया, 225/100 आ गया आपके पास। अब इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसको 100 से बस गुना कर दीजिए, और नॉर्मली जो काटा छाटा करते हैं काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। देख सकते हो ये 100 कट गया, तो 225% इसका सही आंसर होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डी नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, इस टाइप का प्रश्न कई तरह से बन सकता है। आपको मान लीजिए कुछ फ्रैक्शन में दे दिया, मान लीजिए बटे में दे दिया, जैसे कि 1/2 दे दिया, 4/5 दे दिया, 7/8 दे दिया, इस टाइप की संख्या को बोलेगा परसेंटेज वैल्यू बदलो। तो इसको भी बदलना आपको आना चाहिए। अगर मान लीजिए इस तरह का दे दिया, तो मान लीजिए कि 3.1/2 इस तरह करके दे दिया, तो इसको भी आपको बदलना आना चाहिए, ठीक ना। तो बेसिकली मैं बोलना चाहूँ कि अगर पॉइंट में अगर दे, या फिर अगर आपको कोई फ्रैक्शन में दो, तो उसको आपको परसेंटेज वैल्यू में बदलना आना चाहिए, ठीक ना। या फिर कोई अगर आपको परसेंटेज में दे दे, मान लीजिए जैसे कि ये वाला दे दिया आपको, इसको बोले कि इसको आप लोग फ्रैक्शन में बदलो, तो आपको आना चाहिए, ठीक ना। तो या फिर इस टाइप का मान लीजिए कुछ ये परसेंटेज में दे, इसको बोले कि दशमलव में इस प्रकार से बदले, पॉइंट में बदले, तो बदलना आपको आना चाहिए। इस टाइप का प्रश्न कई तरह से घुमा के बना सकता है, जितने भी तरह से बना सकता है मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, ठीक ना। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, कुछ प्रश्न में आपको देता हूँ, बनाइए 0.025 को बनाइएगा, ठीक ना। 7.67 बनाइएगा, 8.25 को बनाइएगा, 0.25 को, ये सारी संख्याओं को आप लोगों को क्या करना है, बनाना है, ठीक ना। तो इन सभी को जरूर बनाइएगा, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक ना। हाँ, तो बेसिकली इन सभी को आपका होमवर्क रहा है, इसको जरूर बनाइएगा आप लोग, और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में एक्स का मान कितना है। बेसिकली मैं अटक रहा हूँ क्योंकि मेरा जबान आज लड़खड़ा रहा है थोड़ा, वही बुखार के कारण, ठीक ना। तो बेसिकली देखो बेसिकली इस एक्स का मान निकालना है। तो बेसिकली क्या करना है पता है, अंदर में जो ये जो 2 कोण दिया है इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप लोग क्या निकाल सकते हो, देखो ये एक त्रिभुज है, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि आप लोग ये वाला कोण का मान निकाल सकते हो, यानी कि ये वाला जो कोण है आपके पास, अगर मान लो ये वाला ए है, ये वाला बी है आपके पास, और ये वाला, एक मिनट, हाँ एक मिनट रुकिए, अगर मान लीजिए आपके पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक ना। अगर आप लोग सी कोण का मान निकाल लो, यानी कि 160 बोलो 60 डिग्री और 50 डिग्री को जोड़ो, कितना होगा 110 डिग्री होगा, ठीक ना, 110 डिग्री होगा, ठीक ना।
प्लस में आप अगर ये कोण, इसको कोण सी मानते हो, मैं कोण सी करोगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों कोणों को मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री बराबर होगा ना जी। ये वाला ये वाला मिला के 180 डिग्री बराबर होगा। तो इनको अगर आप लोग 180 डिग्री से अगर माइनस कर दोगे, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री करते हो आप लोग, यहाँ से आप लोग सी का मान निकाल लो, ए और बी को उधर भेज दो तो सी का मान निकल जाएगा, इस कोण का मान निकल जाएगा। तो फिर देखो यहाँ पे आप लोग को देखिए, ये वाला जो डायग्राम है आप लोग, ये वाला जो आपके पास लाइन है, इसको गौर कीजिए। तो इस लाइन में आपके पास ये वाला एंगल जिसको हम लोगों ने सी माना था, ये वाला भी है और ये एक्स भी है, और इन दोनों का योग यानी कि ये वाला सी और एक्स का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये देख सकते हो एक लाइन में है, ठीक ना। तो यानी कि अगर आप लोग ऐसा भी निकाल सकते हो, अगर किस तरह से सी का मान निकाल लो आप लोग, तो 180 में सी का मान घटा दोगे तो आप लोग का एक्स निकल जाएगा। तो चाहे इन दोनों को जोड़ के एक्स निकाल लो, या फिर ये सी को निकाल कर 180 घटा दो तो ये फिर ये एक्स निकल जाएगा। तो दोनों तरफ से आप लोग निकाल सकते हो। तो कुल मिलाकर 110 डिग्री इसका सही आंसर होगा, बी नंबर का ऑप्शन नंबर फिट हो जाएगा। देखिए इन द लिक्विड, यहाँ से आपका साइंस का प्रश्न शुरू होता है। इन द लिक्विड द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज थ्रू। तो बेसिकली तरल पदार्थ में उष्मा का स्थानांतरण या फिर बोलो उष्मा का अंतरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो याद रख लीजिएगा, अगर आपको प्रश्न में तरल पदार्थ पूछे या फिर मान लीजिए गैस दे दे, तरल दे दे या फिर गैस दे दे, या तरल या गैस दोनों दे दे, तो दोनों का एक ही आंसर होता है, जो कि होता है कन्वेंशन यानी कि संवहन विधि द्वारा होता है। संवहन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक ना। और अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ठोस दे देता, या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे रिजिड बॉडी की बात करें, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड दे देता, अगर सॉलिड बॉडी की बात करता है यहाँ पे, तो याद रख लीजिए वो क्या होता है, चालन यानी कि कंडक्शन के थ्रू होता है। अगर एग्जांपल में दे तो इसे, तो इनका एक अलग से सेपरेट लेक्चर बन सकता है, कई घंटों का 10-10 घंटों का क्लास लिया जा सकता है इन पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। चालन कहाँ देखने को मिलता है आपको पता है, आपने कभी ऐसा किया होगा, बेसिकली माँ तो हमेशा ही करती है, वो जब चूल्हा में, जैसे मान लीजिए आपका चूल्हा यहाँ पे जब वो खाना बनाने के लिए, रोटी सेकने के लिए मान लीजिए तवा चढ़ाया उन्होंने, ठीक ना। तो देखोगे कि तवा का हैंडल ठंडा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रोटी बनाती जाती है मम्मी, देखिएगा हैंडल धीरे धीरे गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों, तो बेसिकली हीट तो यहाँ पे लग रहा है ना चूल्हा के पास, लेकिन ये हैंडल के पास क्यों गर्म हो रहा है, क्योंकि ये जो तार है ये एक मीडियम जैसा काम कर रहा है, हीट को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये हीट जो इधर से इधर चला जा रहा है। और याद रख लीजिएगा, हीट हमेशा जो गर्म जगह है वहाँ से ठंडी जगह की ओर बहती है, याद रख लीजिएगा। और जो ठंडी जगह है वो हमेशा ठंडी जगहों से वो ठंडी जो उष्मा होती है वो क्या होती है, वो हमेशा ठंडी से वो गर्म जगह की ओर बहती है, याद रख लीजिएगा ये बात, ठीक ना। यानी ठंडा हमेशा ठंडे से गर्मी की ओर, गर्म हमेशा गर्म से गर्मी की ठंडी की ओर बहता है, याद रख लीजिएगा बात। तो इधर देख सकते हो, इधर ज़्यादा गर्म था, इधर ठंडा था, इसलिए गर्मी जो है वो ठंडी की ओर भाग गया, ठीक ना। तो इस टाइप का देख सकते हो एक मीडियम है, जो कि क्या एक धातु है। तो जब मीडियम इस प्रकार का हो तो वो क्या होता है, वो चालन कहलाता है। और विकिरण भी क्या होता है, तो बेसिकली विकिरण जिसको हम इंग्लिश में रेडिएशन बोलते हैं, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल सनलाइट को पकड़ लो। सनलाइट तो गर्मी लगता है ना, हीट लगता है कि नहीं हम लोग को। तो आखिर भाई सन और अर्थ के बीच में तो कोई मीडियम है नहीं, तो फिर इसमें कौन हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है, इसमें कोई नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का जब विधि जिसमें हीट को ट्रांसफ़र करने में कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, तो उस प्रकार का जो मीडियम होता है, फिर बोलो जिस प्रकार से जिस विधि से वो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको विकिरण बुलाता है, रेडिएशन बुलाता है। और संवहन वही, जैसे कि तरल पदार्थ हो गया, गैस हो गया, जैसे कि बवंडर का उठना भी एक प्रकार का देख सकते हो, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वही जो गर्म हवा ठंडी हवा का ही लोचा होता है, ठीक ना। और जैसे कि आपने देखा हो, कभी आपने पानी उबाला होगा बर्तन में, देखा होगा कि जो बुलबुला है वो ऊपर की ओर उठता है फिर नीचे की ओर जाता है, ऐसा करते हुए देखा होगा आप लोगों ने। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पानी का जो नीचे तरफ, जैसे कि मान लीजिए आपका चूल्हा है, तो यहाँ पे सबसे सामने चूल्हा की तरफ जो वाला पानी होता है वो ज़्यादा गर्म होता है। तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा गर्म होने के कारण वो खोल के ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि ऊपर की ओर ठंडा होता है, इसीलिए ऊपर की ओर जाता है। और ऊपर जो ठंडा होता है वो क्या होता है, ठंडा जो हवा होता है, बोलो ठंडा जो पानी होता है, क्योंकि ऊपर में ठंडा हो, जाहिर सी बात है, क्योंकि कम मैंने नीचे के मुताबिक तो ठंडा ही होगा ना जी, क्योंकि ऊपर थोड़ा आग दूर में, इसीलिए तो वो क्या होता है, वो नीचे की ओर जाता है, क्योंकि उसको नीचे में गर्म चाहिए, इसलिए, ठीक ना। तो ऐसा होता है। तो इस कारण से इस टाइप का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, संवहन का होता है। बेसिकली सब बहुत बड़ा बात है, सब छोड़िए, उतना दिमाग खराब नहीं करना है, समझ में आया ना बात, छोड़िए। देखिए क्या लिखा है, इफ़ अ पर्सन कांट सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट सी ही इज सफरिंग फ्रॉम। अगर आप लोग लड़की हो तो सी पकड़ लीजिएगा, लड़के हो तो हर पकड़ लीजिए, ही पकड़ लीजिएगा भाई साहब। तो बेसिकली कोई एक व्यक्ति है जिसे दूर की वस्तु देखने में वो असमर्थ है, यानी दूर की वस्तु उसे नहीं दिखा पड़ता है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है। तो यार जब दूर की वस्तु वो देख नहीं पाएगा
तो उससे निकट दृष्टि दोष होगा, उल्टा होता है, ठीक ना। और अगर निकट की वस्तु को अगर वो देख नहीं पाता है तो उसे दूर दृष्टि दोष होता है, याद रख लीजिए बात। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, माइफोफिया हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर के द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ऑफ अ लेयर जिंक ऑन आयरन सरफेस इज कॉल्ड सॉरी। तो बेसिकली क्या है कि लोहे की सतह पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा कि लोहे की सतह पर जो जस्ता का लेप चढ़ाने के लिए, जस्ता मतलब जिंक होता है, Zn, ठीक ना। 1 मिनट रुकिए, माइक खुल गया मेरा। हाँ, तो बेसिकली जस्ता का मतलब होता है जिंक, जिसको Zn से सूचित किया जाता है। अब भाई इसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो भाई किसी भी लोहे की बात करो या फिर बेसिकली ये देखा जाए तो लोहा और इस्पात यानी कि स्टील पर ये लागू होता है, यानी कि जिंक का लेपन किया जाता है, जनरली देखा गया है। तो देखिए अगर लोहा जस्ता दे तो दोनों का एक ही आंसर होगा, जो कि इसका सही आंसर होगा आपका गैल्वेनाइजेशन, यानी कि हो जाएगा यशद लेपन, ठीक ना। तो बेसिकली याद रख लीजिएगा इस यशद लेपन के द्वारा, जिसको हम लोग गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं या फिर यशदीकरण भी बोला जाता है, ठीक ना, इसके द्वारा इस्पात या लोहे में क्या करता है कि जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि उस इस्पात में लोहे में जंग नहीं लगता है, संक्षारण नहीं होता है, वो जल्दी से खत्म नहीं होता है, ठीक ना, वो जल्दी से सड़ता गलता नहीं, इसी कारण से, ठीक ना। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर क्या करते हैं पता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मार देते हैं, थोड़ा सुनने में एक जैसा लगता है इसीलिए इसको सही कर देते हैं, पर बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा तांबे, निकेल और क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है, याद रख लीजिएगा बात। तो आगे बढ़ते चलिए। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड, यानी कि धातु के किस गुण से उसे तारों में खींचा जा सकता है। याद रख लीजिएगा जिसको हम लोग डक्टाइलिटी या फिर डक्टाइल गुण उसको बोलाते हैं, जिसको लचीलापन भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक ना। बेसिकली हिंदी में इसका और एक नाम है जिसको तन्यता भी कहलाता है, तन्यता का गुण भी बोला जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा बात। तो अब बाकी आधात वर्धीयता यानी कि जो आपका ये जो गुण होता है इसका क्या काम होता है, बेसिकली इसका क्या होता है कि आप लोग इसका मदद आप लोग कोई भी धातु को, अगर उस धातु में अगर आपके पास आधात वर्धीयता का गुण है तो उसको पीट कर आप लोग पतली चादर के रूप में बदल सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने मिठाई में देखा होगा कि उसके ऊपर में सिल्वर का कोटिंग किया जाता है, बहुत कोई तो एल्यूमिनियम का भी करता है। तो बेसिकली वो जो पतला ऐसा जो सीट होता है वो किस गुण के कारण होता है, तो आधात वर्धीयता के कारण से, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What do you call an atom that has more proton than electron, यानी कि बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए क्या लिखा है जो, ऐसे परमाणु को क्या कहते हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होता है। मैंने कुछ देर पहले यानी कि इससे पहले वाले जो सेट था शायद उसमें मैंने बताया था या फिर उससे पहले वाला था कि कोई भी परमाणु मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के कारण वो क्या होता है नेगेटिव गुण का होता है और प्रोटॉन के कारण वो प्रोटॉन गुण के गुण का पॉजिटिव गुण का होता है। तो आपको क्या कहा है कि देख सकते हो यहाँ पे क्या कहा है, तो परमाणु की संख्या में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक है, यानी कि उसके पास P+ ज़्यादा है, यानी कि उसके पास पॉजिटिव गुण ज़्यादा होगा नेगेटिव गुण से, यानी कि वो ओवरऑल जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपके पास धनायन यानी कि कैटायन, ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी फसल, यानी कि इनमें से कौन सा रबी फसल नहीं तैयार होगा, मक्का, कॉर्न। बाकी इसका सही आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। देखिए क्या लिखा है सो, अनायमाला पर्वत श्रेणी पश्चिमी भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती, यानी कि अनायमाला हिल्स इन साउथ इंडिया डोंट पासेस थ्रू विच स्टेट। तो याद रखिएगा जो कर्नाटका है यानी कि केरल नहीं कर्नाटक जो है इससे पास नहीं होता है, केरल से भी पास होता है, तमिलनाडु में के पास भी है, ठीक नहीं, याद रख लीजिएगा बात। तो चलिए 13 नंबर का प्रश्न पर आते हैं। बेसिकली ये मस्त प्रश्न है और ये प्रश्न में आपको बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए मैं ये आपको होमवर्क देता हूँ। ये आपका TAH रहा, क्योंकि इसको आप लोग को ढूंढने में 3 दिया तेल जलेगा, किसके पास ज़्यादा दिमाग है, किसके पास क्षमता है, भाई मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। बाकी सही आंसर वाले को तो मैं हमेशा की तरह हार्ट दे ही दूंगा, ठीक ना। तो बेसिकली प्रश्न क्या है कि समुद्री जलधारा किस कारण से नहीं आती है, ओशियन करंट आर नॉट काउजेज बाय दिस फैक्टर। तो बेसिकली इसका कई सारे
आंसर्स होंगे अगर आप लोग नेट में सर्च करोगे तो चलिए बेसिकली मैं इसकी ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा प्रश्न की, आप लोग सही आंसर कीजिएगा, बाकी मैं कमेंट जरूर करूँगा, ठीक ना। बाकी भाई देख लो, जिसको आंसर नहीं आता बोलेगा सर मुझे आंसर नहीं आता तो फिर मैं क्या करूँ, मेरे पास साधन भी नहीं है, कैसे मैं आंसर लाऊँ। तो भाई आपके लिए कमेंट बॉक्स फ्री है, कमेंट बॉक्स हो जाएगा, कोई ना कोई तेज बता दे देगा आंसर, ठीक ना। जो आंसर देगा उसको वाला देख लीजिएगा, सीधा सी बात है। अगर मैंने हट दिया यानी कि वो सही बताया तो वो भाई आंसर याद कर लीजिएगा, सीधा सी बात है। विच स्टेट्स हैज़ द हायर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा क्या क्या बोल रहा था, रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा, तो याद रख लीजिएगा बेसिकली लोकसभा के किस राज्य के सदस्य सबसे अधिक है। तो जो आपके पास उत्तर प्रदेश है, यानी कि इसका जो है इसका सबसे ज़्यादा है, जो कि शायद तकरीबन 80 है, 80 सीटें है शायद, ठीक ना, 80 सीट है इसमें, ठीक ना। समझ में आ गया आपको। अब देखिए आगे क्या लिखा है, सो आगे का जो प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न, ये आपके लिए छोड़ दूँ क्या? हाँ चलिए, ये भी ये प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया था, बहुत ही मस्त प्रश्न है। देखिए क्या लिखा है, सो वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो था आपका बिकम्स इफेक्टिव इन द ईयर, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा कानून कब लागू किया गया? घरेलू हिंसा कानून डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक ना। तो बेसिकली थोड़ा दिक्कत हो रहा है बोलने में, तो बाकी आपको समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली ये इसका हिंट में दे दूँ क्या? चलिए हिंट नहीं दूंगा, बाद में हिंट दे दूंगा, ठीक ना। बाकी तो मैंने सही कर ही देना था अभी, ठीक ना। तो बेसिकली इसको भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बेसिकली ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली ज़रूर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक ना, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आप लोग के लिए इस तरह करके वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले, ठीक ना। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।